Hello everyone, this is me Komal, and in this lecture we are going to discuss about the poem. The name of the poem is A Tiger in the Zoo. So let's start the poem without wasting your time. The poet of this poem is Leslie Norris. So let's start the poem. Our poem starts like this. He stalks in his vivid strips the few steps of his case on pads of velvet quiet in his quiet rage. First of all, we will discuss the words English meaning or Hindi meaning. We are going to discuss the groceries of this. द स्टॉक्स मीन शान से चलता है. ये जो स्टॉक्स है, ही का मतलब है टाइगर, बिकॉज आर चैप्टर नेम इज अ टाइगर इन द जू, सो ही इज रिप्रेजेंटिंग हियर टाइगर. एंड स्टॉक्स मीन शान से चलता है. दिस विविड मीन हीज इज यूज्ड फॉर ही मीन टाइगर, एंड विविड इज द मीनिंग ऑफ विविड इज चमकीली. विविड मीन चमकीली. Vivid mean chamkili. Can I write? If you are able, then I will not write. You should write in your copy. Vivid mean chamkili. The few steps. Steps mean kadam. Steps mean kadam. Pads. पैड्स मीन तलवा. पैर का जो तलवा होता है उसे हम पैड्स बोलते हैं. पैड्स मीन तलवा. And the next, the velvet mean makhmal. This velvet mean makhmal. This velvet mean makhmal. This velvet mean makhmal. And the next, quiet. Quiet mean khamosh. Quiet mean khamosh. And the rage mean क्रोध. This rage, द मीनिंग ऑफ दिस रेज इन हिंदी इज क्रोध, जिसे कि हम कहते हैं गुस्सा होना. तो अब हम लोगों ने सारी ग्रोसरी का डिस्कशन कर लिया. तो एक्चुअली इसमें ना पोएट हमें एक टाइगर के बारे में बताते हैं कि वो जू में अपने लाइफ को कैसे सरवाइव करता है. हम इस पोएम का कभी भी केवल एक सेंटेंस को पढ़ के नहीं निकाल पाएंगे. फॉर दिस वी हैव टू रीड द होल सेंटेंस. He stalks in his vivid strips the few steps of his case on pads of velvet quiet in his quiet race. पोएट हमसे कहते हैं कि एक बाघ जो कि पिंजरे में है, उसके शरीर पर ना बहुत सारी धारियां बहुत चमकीली रहती हैं. विविड स्ट्राइप्स, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की चमकीली धारियां रहती हैं. और उसके जो पैर के तलवे होते हैं वो गद्देदार और मुलायम होते हैं. ऑफ पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके पैर के तलवे गद्दे और मुलायम होते हैं, इसीलिए वो बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे चल रहा है. लेकिन उसकी जो शाही कदम है, शाही चाल है, वो मात्र कुछ ही कदमों तक सीमित है. क्यों? आपको पता है, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है और इसीलिए वो क्रोधित दिखता है परंतु शांत रहता है. उसे बंद कर दिया गया है तो वो क्रोधित तो है लेकिन शांत है. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be lurking in shadow. शैडो मीन होता है परछाई या फिर छाया. आप लोग को पता ही होगा. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. स्लाइडिंग मीन सरकते हुए. थ्रू मतलब होता है से, हो करके, के द्वारा. नियर द वाटर होल. वाटर होल मीन सरोवर, ए वाटर बॉडी जिसे कि हम सरोवर कहते हैं. एंड द प्लम्प मीन होता है मोटे ताजे. मोटे एंड ताजे. डियर पास, डीन मतलब होता है हिरन और पास मीन गुजरना, हिरन गुजरना. तो ये जो हमारा सेंटेंस है इसका मीनिंग कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास.
यहाँ पे जो कवि है वो जंगल में रहने वाले बाघ की बात करता है। जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा था उसमें उसने जू में जो कि पिंजरे में बंद बाघ था उसका बात किया था। एंड इन दिस सेकेंड स्टैंजा द पोएट वांट टू से इसमें हमें डिस्क्राइब करते हैं कि जो जंगल में रहने वाला बाघ है उसके बारे में वो कल्पना करता है, मतलब कवि कल्पना करते हैं कि जो बाघ है ना वो छाया में घात लगाए बैठा होगा, वो किसी जलाशय के पास घास में सरक रहा होगा और अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होगा। वो अवश्य ही किसी मोटे ताजे हिरण पर आक्रमण करने की तैयारी में होगा। एक्चुअली पोएट हमें दो लाइफ के बारे में बताते हैं। देखिए जो पहला है वो किसी पिंजरे में बंद होकर के क्रोधित तो है परंतु वो अपने क्रोध को व्यक्त नहीं कर सकता, इसीलिए वह शांत है। और ये जो सेकंड है हमारे सामने, इसमें क्या है कि एकदम आराम से जंगल में बाघ है जिसकी पूरी स्वतंत्रता है, वो आराम से किसी जलाशय के बगल में सरक रहा होगा और मोटे ताजे हिरन के लिए घात लगाए बैठे होगा। The next third stanza we have, he should be in snarling around houses at the jungle's ease, bearing his white fancies, his claws, terrorizing the village. Snarling mean गुजरना and ease mean दहाड़ना, jungle's ease mean दहाड़ना। इस बेयरिंग का मतलब है दिखाना एंड दिस क्लॉज का मतलब होता है पंजे, उसके जो नेल्स हैं उसके जो पंजे हैं। टेरराइजिंग का मतलब होता है आतंकित होना, टेररिस्ट मीन आतंकी होता है, सो टेरराइजिंग मीन आतंकी होना। जब हम इसके अर्थ की बात करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार निकलेगा कि he should be in snarling around houses at the jungle's ease, bearing his white fans, his claws, terrorizing the village। यहाँ पे कवि कल्पना करता है कि जंगल में रहने वाला बाघ जंगल के छोर पे स्थित घरों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा और अपने लंबे तीक्ष्ण सफेद दांतों और अपने पंजों को दिखाते हुए गांव के लोगों को आतंकित कर रहा होगा। टेरराइजिंग द विलेज यानी गांव के लोगों को आतंकित कर रहा होगा। The next stanza we have कि but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। ही इज लॉक्ड मीन वो कैद है, ही इज लॉक्ड मीन ये कैद है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है कंक्रीट से बनी हुई दीवार, कॉन्क्रीट मीन कंक्रीट से बनी हुई। सेल मीन होता है कोठरी, दिस सेल रिप्रेजेंटिंग कोठरी। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति और बार्स का मतलब होता है सलाखें। लेंथ का मतलब होता है लंबाई। इग्नोरिंग का मतलब होता है इग्नोर करना, ध्यान न देना। तो इसका अर्थ निकलेगा बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। लेकिन जो दूसरे बाघ को वो देखेगा तो पता चलेगा कि उसे तो पिंजरे में डाल दिया गया है। जहाँ एक तरफ कोई स्वतंत्र बाघ है वहाँ दूसरी तरफ एक को पिंजरे में डाल दिया गया है। His strength behind bars is talking the length of his cage, ignoring visitors। वो बाघ जो कि जंगल में स्वतंत्र था अब उसे पिंजरे में डाल दिया गया, उसे कंक्रीट की मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया है और उसकी शक्ति को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। वो आगंतुकों की परवाह न करते हुए अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में चलता रहता है। The next and last stanza we have कि he hears the last voice at night, the petroleum cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। पेट्रोलिंग और पेट्रोलियम का मतलब होता है गश्ती एंड स्टेयर्स मीन होता है कि घूरना, घूरता है, स्टेयर मतलब घूरना होता है। ब्रिलियंट मीन चमकदार, ब्रिलियंट स्टार, ब्रिलियंट मीन होता है चमकदार, ब्रिलियंट मीन होता है चमकदार।
He hears the last voice at night, the petroleum's car. पिंजरे में बंद बाघ रात को गश्त के लिए घूमती हुई कारों की अंतिम आवाज को सुनता है एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो अपनी चमकदार आंखों से चमकीले तारों को घूरता है। तो स्टैंजा का हमारे यही मीनिंग था एंड आई हैव रिटेन द सेंट्रल आइडिया हियर। बहुत छोटा सा सेंट्रल आइडिया मैंने लिखा है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइस। द सेंट्रल आइडिया इज लाइक दिस। हमने पोएम को पढ़ा तो हमें पता चला कि दो लाइफ की इसमें बात की गई है। फर्स्ट की कोई स्वतंत्र था, सेकंड स्वतंत्र नहीं था। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, जो भी बातें थी, हम सेंट्रल आइडिया में इसका डिस्कशन करेंगे। In this poem, the poet is trying to contract a tiger in the zoo with the tiger in its real natural habitat. ये जो पोएम है ना, इसमें पोएट हमें टाइगर के बारे में एक बताते हैं। फर्स्ट जो कि अपने रियल हैबिटेट जंगल में रहता है एंड सेकेंड जिसे कि केज में हम कैद करके रख देते हैं। इन ऑर्डर टू शो द कंट्रडिक्शन द पोएट शिफ्ट द सीन फ्रॉम द जंगल टू द जू। पोएट जो है वो हमें दो चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं, सो दैट्स वाई वो एक बार हमें जंगल और एक बार जू के बारे में बताते हैं। द पोएट वांट्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन द टू इन्वायरमेंट्स। जो पोएट है वो हमें दोनों इन्वायरमेंट के बीच में जैसा डिफरेंस है उसे बताना चाहते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू राइट एनीथिंग एल्स देन यू कैन राइट, either you can write or you cannot write, it can be your idea. So guys, I hope that you all will be able to understood all these things. I will meet you in the next video. Till then, keep smile, take care, bye bye.